गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। ये वीडियो 12th इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। और जैसा कि आपको पता था, हम लोग चैप्टर नंबर 14 एटॉमिक फिजिक्स डिस्कस कर रहे थे। हम लोग चैप्टर नंबर 14 एटॉमिक फिजिक्स डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम दो टॉपिक को मेनली डिस्कस कर चुके थे, और वो था थॉमसन का एटॉमिक मॉडल और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। इन दोनों मॉडल को हमने काफी अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया था। अब आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बोर एटॉमिक मॉडल। ये मैंने लास्ट में आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में जिक्र भी किया था, बोर एटॉमिक मॉडल। हाँ जी, बोर एटॉमिक मॉडल क्या है? देखिए, बोर जो थे नील्स डेविड हेनरिक बोर, उन्होंने दो एटॉमिक मॉडल यानी कि प्लांक के क्वांटम थ्योरी और रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को कंबाइन किया मतलब एक तरह से उन दोनों मॉडल्स को एक तरह से मर्ज करके उन्होंने एक मॉडल प्रेजेंट किया, जिसके अंदर तीन पोस्टुलेट्स हैं। बोर ने प्लांक की क्वांटम थ्योरी और रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल दोनों को मिलाकर कंबाइन कर एक मॉडल आपको दिया, जिसके अंदर आपकी तीन पोस्टुलेट्स हैं, तीन बातें हैं। ठीक है, तो पहली पोस्टुलेट देखिए। पोस्टुलेट से मैं आपको बता दूं, पोस्टुलेट का मतलब होता है कल्पना, अभिकल्पना। यानी ये माना गया कि एटम में ये सब कुछ होता है। ठीक है ना? तो देखिए, फर्स्ट पोस्टुलेट, क्या है? अकॉर्डिंग टू बोर, फर्स्ट पोस्टुलेट, इलेक्ट्रॉन revolve around a nucleus in a circular path and the centripetal force required for revolution is provided by Coulomb attraction force between nucleus and electron। ये बात तो रदरफोर्ड ने भी बता दी थी कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड क्या करता है, चक्कर लगाता है। उसी को बोर ने अपना पहला पोस्टुलेट बना दिया। उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड क्या करता है, चक्कर लगाता है, वो भी सर्कुलर पाथ में। आप जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में अगर चक्कर लगाता है तो सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाने के लिए उसको सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर होता है। सर्कुलर पाथ में अगर चक्कर लगाएगा तो सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाने के लिए उसे सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर होता है। ठीक है ना? और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो मिलेगा उसको, सेंट्रीपिटल फोर्स किसी ना किसी फोर्स से बैलेंस होता है। 11th क्लास में हम इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के नाम से भी जानते थे, बट आप जानते हैं कि यहां पर जो ये बैलेंस होगा वो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में काम करने वाले कूलाम के अट्रैक्शन फोर्स से। तो देखिए जरा, जैसे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पर चार्ज होता है Zi, मैं आपको बता चुका हूं बहुत अच्छी तरीके से। आप ये पता करते हैं कि न्यूक्लियस पर जो चार्ज होता है वो Zi होता है, और ये इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के अराउंड क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, जिसकी रेडियस कितनी है, जो भी हो, चलिए r मान लीजिए। तो ये Zi है न्यूक्लियस, और ये इलेक्ट्रॉन है जिस पर नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। अब रिवॉल्व करने के लिए इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। उस फोर्स का नाम होगा कूलाम अट्रैक्शन फोर्स। और ये आपने कूलाम अट्रैक्शन फोर्स जानते हैं, बिल्कुल ये उसी तरीके से है जिस तरह से ग्रेविटेशन फोर्स था। ग्रेविटेशन फोर्स क्या था? F बराबर था G m1 m2 अपॉन r²। ये ग्रेविटेशन फोर्स था। और कूलाम फोर्स जो होता है वो G की जगह K आता है, m1 की जगह q1 q2 अपॉन r²। ये बात मैंने जब प्रीवियस लेक्चर में आपको
प्रीवियस लेक्चर में जब आपको वो बताया था क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ न्यूक्लियस, उसमें भी डिस्कस की थी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv²/r, mv²/r। ये बैलेंस होगा किससे? कूलम्ब अट्रैक्शन फोर्स K, Q, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज हो गया E, न्यूक्लियस पे चार्ज हुआ Ze/r²। तो ये बोर की फर्स्ट पोस्टुलेट है, r से r कैंसिल हो जाएगा और mv² बराबर होगा kZe²/r। आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर इलेक्ट्रॉन पर चार्ज तो नेगेटिव होता है, पर आपने तो खाली E लिया है। देखिए ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज तो नेगेटिव ही है, लेकिन नेगेटिव होने की वजह से इनके बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन। तो उसको बताया जाता है इससे mv² बराबर kZe²/r। तो इन दोनों के बीच में, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन। और माइनस साइन केवल यहां किसको बताता? अट्रैक्शन को। तो बोर की पहली पोस्टुलेट बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए। अकॉर्डिंग टू बोर फर्स्ट पोस्टुलेट, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड अ न्यूक्लियस in a circular path and the centripetal force required for revolution is provided by Coulomb attraction force between nucleus and electron। ठीक है, ये बोर की पहली पोस्टुलेट थी। आई थिंक आपको समझ में आई होगी। इसके बाद हम इसकी दूसरी पोस्टुलेट देखते हैं। सेकंड पोस्टुलेट देखिए बोर की सेकंड पोस्टुलेट क्या कहती है? बोर की सेकंड पोस्टुलेट के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू बोर सेकंड पोस्टुलेट, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट फॉर विच ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। बोर की जो सेकंड पोस्टुलेट है उसके हिसाब से ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L बराबर r×p होता है, आपने पढ़ा है 11th क्लास में। p बराबर क्या होता है? nb। तो इसको हम nbr भी लिख देते हैं। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, यानी ये आएगा nh/2π, जहां n की जो वैल्यू है वो 1 2 3 से स्टार्ट होती है, 0 नहीं होता है। इस n को यहां पर बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं इस n को? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये मॉडल क्या कहता है? बोर का सेकंड पोस्टुलेट ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट पर चक्कर लगाता है जिसका एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, ठीक है ना? और किसी ऑर्बिट में ये चक्कर नहीं लगाता। तो mvr बराबर क्या आएगा? nh/2π। ये इसकी आपकी बोर की सेकंड पोस्टुलेट्स है, ठीक है ना? और ये जो n है ये आपकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जिसका जो वैल्यू है वो 1 से स्टार्ट होगी, ठीक है ना? और ये प्लांक की थ्योरी से उसने दी थी। प्लांक का जो थ्योरी थी मैक्स प्लांक की, उससे इसको लिया गया था। इसके बाद अब आपका है नेक्स्ट टॉपिक, इसमें आपका इसके बाद जो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपकी थर्ड पोस्टुलेट है। तो देखिए आप थर्ड पोस्टुलेट को। तो बोर की थर्ड पोस्टुलेट क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू बोर थर्ड पोस्टुलेट,
बोर थर्ड पोस्टुलेट रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनर्जी। बोर की तीसरी पोस्टुलेट के हिसाब से घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनर्जी, ये एनर्जी नहीं देता, डज नॉट रेडिएट एनर्जी। द एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, वर्ड्स को ढंग से सुनिएगा। द एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल और लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से किस पे आएगा, लोअर पे आएगा, या लोअर एनर्जी लेवल से किस पे आएगा, हायर एनर्जी लेवल पे आएगा, तब ये एनर्जी को, तब ये आपकी एनर्जी को, जब हायर से लोअर में आएगा तो एनर्जी को देगा, रेडिएट करेगा, एमिट करेगा, और अगर लोअर से हायर हो जाएगा तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। दोबारा सुनिए, अकॉर्डिंग टू बोर थर्ड पोस्टुलेट रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनर्जी, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट नहीं करता। द एमिशन एंड द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, जब इलेक्ट्रॉन आपका हायर एनर्जी लेवल से किस में जाता है, लोअर एनर्जी लेवल में, या फिर लोअर एनर्जी लेवल से किस में जाता है, हायर एनर्जी लेवल से। तो मान लीजिए N2 एनर्जी लेवल से N1 एनर्जी लेवल में एटम आ रहा है, तो ये कितना आएगा बताइए, En2 माइनस En1 बराबर H। If electron transfer from higher energy level N2 energy level to lower energy level N1, then emit a photon of difference of energy। अगर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल N2 से लोअर एनर्जी लेवल N1 में आता है तो दोनों एनर्जी डिफरेंस के बराबर का, दोनों एनर्जी डिफरेंस के बराबर का क्या एमिट करता है, फोटोन एमिट करता है। दोनों एनर्जी डिफरेंस आएगा उसके बराबर का ये क्या एमिट करेगा, फोटोन एमिट करेगा। तो ये आपका इसका बोर का थर्ड पोस्टुलेट है। तो बोर की तीनों पोस्टुलेट को ढंग से समझिएगा। इन तीनों पोस्टुलेट में ये सारी बातें डिस्कस हो रही है कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से जा रहा है और किस तरह से आ रहा है, ठीक है ना। और एक सेकेंड, ठीक है, हाँ, तो ये तीनों में ये बात डिस्कस हो रही है कि इलेक्ट्रॉन कैसे घूमता है और किस ऑर्बिट में घूमता है और कब एनर्जी देता है। तो ये तीन पोस्टुलेट थी, बहुत बढ़िया है, तीनों अच्छी हैं, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। और बोर मॉडल का तो फिक्स है, एक क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है। इस बोर मॉडल के ऊपर बेस आपको 6 डेरिवेशन है, कितने, 6। तो सबसे पहला स्टार्ट कर रहा हूं मैं, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, यानी आपको बताना है कि जिस ऑर्बिट में वो चक्कर लगाता है उसकी रेडियस कितनी है, ठीक है। लेट अस सपोज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन nth ऑर्बिट, माना इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है जिसकी रेडियस कितनी है, Rn है, और वेलोसिटी कितनी है, Vn है। Radius of nth orbit is Rn and velocity is Vn. So according to Bohr first postulate, Bohr first postulate, बोर की फर्स्ट पोस्टुलेट के हिसाब से mv² बराबर k z² r²। तो mvn² और rn, और ये rn का स्क्वायर आएगा, यानी आपको यहां पर
nth ऑर्बिट में जा रहा है, तो nth ऑर्बिट की रेडियस rn होगी और वेलोसिटी कितनी होगी nth ऑर्बिट की, vn होगी। हमने nth ऑर्बिट की रेडियस निकाल ली है, ये बोर की फर्स्ट पोस्टुलेट होगी अकॉर्डिंग टू बोर फर्स्ट पोस्टुलेट। फिर इसके बाद आप यहाँ rn से एक rn कैंसिल कर सकते हैं, तो m vn स्क्वायर बराबर k jd स्क्वायर अपॉन rn। इसी को देंगे हम इक्वेशन नंबर 1 ऊपर की बजाय। फिर अब बोर की सेकंड पोस्टुलेट, अकॉर्डिंग टू बोर्स सेकंड पोस्टुलेट, बोर की सेकंड पोस्टुलेट के हिसाब से m vn rn बराबर nh अपॉन 2 पाई। आपको rn की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, rn की। तो यहां से पहले vn की वैल्यू निकालें। vn बराबर nh अपॉन m rn 2 पाई, इक्वेशन नंबर सेकंड। और इस सेकंड को उठा के 1 में रख दीजिए। यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, 2 को 1 में रख दीजिए। तो देखिए m, तो यहां पर आप vn की जगह वैल्यू रखेंगे, तो vn की जगह क्या वैल्यू आएगी आपकी, vn की जगह जो वैल्यू आएगी n की पूरी वैल्यू रख दीजिए आप, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर r n स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 पाई स्क्वायर बराबर कितना, k जेडी स्क्वायर अपॉन r n। देखिए डेरिवेशनों को अच्छी तरीके से देखिए, बिल्कुल एकदम शांत तरीके से। एक n से एक m कैंसिल, एक rn से एक rn कैंसिल। आपको rn की वैल्यू चाहिए, rn बराबर n स्क्वायर h स्क्वायर है ना, और m आएगा 4 पाई स्क्वायर आएगा और k जेड स्क्वायर। k यहां पर कूलॉम कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, रख दो। तो rn बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर गया, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m और जेड ई स्क्वायर। देखिए 4 से 1 4 कैंसिल, पाई से 1 पाई भी कैंसिल, और rn बराबर आया एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर पाई m जेड ई स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3। इस डेरिवेशन को आप एक बार देखिए, फिर मैं इसको आगे स्टार्ट करता हूं। देखिए आप एक बार इस डेरिवेशन को। हेलो, हाँ जी, हाँ मैडम बोलिए। हाँ 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 बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, सॉरी फॉर इंटरप्शन। देखिए अकॉर्डिंग टू बोर फर्स्ट पोस्टुलेट, बोर की फर्स्ट पोस्टुलेट के हिसाब से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन revolve around a nucleus in a circular path
and the centripetal force required for revolution provided by Coulomb attraction force between electron and nucleus. तो mv square upon rn बराबर क्या आया? Hello Moto. तो mv स्क्वायर अपॉन rn बराबर क्या आया? kZe स्क्वायर अपॉन rn। तो ये बोर की फर्स्ट पोस्टुलेट की वैल्यू निकाली और mv स्क्वायर बराबर क्या आया? kZe स्क्वायर अपॉन rn। और इसमें बोर की सेकंड पोस्टुलेट वाला फार्मूला यूज किया, mvr बराबर nh अपॉन 2 पाई, और डाला यहाँ पर bn बराबर क्या आया? nh अपॉन m rn 2 पाई। ठीक है, ये तुम्हारी इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। और इस सेकंड इक्वेशन को उठा के इसमें रख दिया फर्स्ट में। तो जैसे ही सेकंड को फर्स्ट में रखा, m स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर n स्क्वायर हो जाएगा, h स्क्वायर हो जाएगा, m स्क्वायर rn स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर। तो rn से एक rn कैंसिल होगा, m से एक m कैंसिल होगा, तो rn बराबर n स्क्वायर h स्क्वायर m 4 पाई स्क्वायर k z स्क्वायर, और k बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ऊपर रख दीजिए, 4 से 4 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, और rn बराबर आया एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन पाई m z स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन नंबर 3 है। ये nth ऑर्बिट की रेडियस है। लेकिन जो बोर का मॉडल है वो हाइड्रोजन एटम के लिए एप्लीकेबल है। किसके लिए एप्लीकेबल है? हाइड्रोजन एटम के लिए। तो देखते हैं, आइए। फॉर H एटम, हाइड्रोजन एटम के लिए Z बराबर होता है 1। रख दीजिए। Rn बराबर क्या आएगा? Rn बराबर आएगा एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन पाई m e स्क्वायर। यानी Z की जगह अपन ने क्या रखा है? 1 रखा है। Z की जगह अपन ने 1 रखा है। अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। एप्सिलॉन नॉट की जगह रखेंगे हम लोग 8.85 10 की पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। H की जगह 6.6 10 टू द पावर -34 जूल इनटू सेकंड, और M की जगह कितना? 9.1 इनटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम, और E की जगह 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब। इन सब वैल्यूज को यहां पुट कीजिए। जितनी जो वैल्यूज हैं इन सब को यहां रखिए। इन सब वैल्यूज को यहां रखिए। ठीक है, तो क्या आएगा? देखिए, Rn बराबर 8.85 -12, n स्क्वायर की वैल्यू तो हमें नहीं है, 6.6 10 टू द पावर -34 स्क्वायर, और नीचे पाई की जगह 3.14, n की जगह 9.1 10 टू द पावर -31, और e की जगह 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 का स्क्वायर। अभी बहुत लंबी कैलकुलेशन है, हम सॉल्व नहीं करेंगे, इसको डायरेक्ट याद रखेंगे। और ये Rn बराबर आएगा 0.529 n स्क्वायर एंगस्ट्रॉम में। 0.529 n स्क्वायर एंगस्ट्रॉम में। एंगस्ट्रॉम मींस 10 टू द पावर -10 मीटर। अब फॉर n इक्वल्स टू 1 निकालें आप, n बराबर 1 के लिए, तो R1 बराबर कितना आया? 0.529 एंगस्ट्रॉम। डायरेक्ट याद रखिए बच्चों, कोई और विकल्प नहीं है, सीधे याद रखें आप इसे। फॉर n इक्वल्स टू 2, n बराबर 2 के लिए R2 बराबर आया 0.529, और ये 4 हो जाएगा 2 की जगह पे, स्क्वायर है। n बराबर 3 के लिए R3 बराबर 0. और ये हो जाएगा 9,
चलते रहिए आप, तो ये चलता रहेगा। आपको दिखने पे पता चल रहा होगा कि अगर आप R1 रेशो R2 रेशो R3 निकालेंगे तो 1:4:9 आएगा। एक बार बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस आया था, प्रूव दैट द रेडियस ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑर्बिट इज 1:4:9। तो ये इस तरह से प्रूव करना था। ठीक है सर, ये तो रही इसकी बात। और इसके बाद इसमें एक बात और ये और पूछ लेते हैं कि भैया रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट किन चीजों पर डिपेंड करती है? तो Rn डिपेंड करती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, ऑर्बिट नंबर के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और Rn प्रोपोर्शनल है 1/z। और ये जो आपका ऑर्बिट नंबर है, मतलब ऑर्बिट नंबर मींस सॉरी प्रोटॉन नंबर जो है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट की बात थी। और इसमें यहां पर एक फार्मूला और भी निकल जाता है। देखिए ये तो आ ही रहा है 0.529 सब में, तो मैं अगर Rn निकालूंगा तो 0.529 तो आएगा ही आएगा, बस उसके आगे n स्क्वायर और आ जाएगा। तो इसको अपन यूं लिख सकते हैं R1 × n स्क्वायर। तो ये है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड जो चक्कर लगाता है, ये उसके लिए है आपकी रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। और इसी में आप एक बात देखिए, इस डेरिवेशन में जो भी हम आपको समझा देते हैं, जो भी आपने डेरिवेशन समझा है, कोई भी वीडियो डेरिवेशन का जो वीडियो है उसको आप 2-3 बार देखिए। जब तक आप उसे 2-3 बार नहीं देखेंगे आपका ज्यादा अच्छा उस पर कमांड पोजीशन नहीं आएगी। आप उसे 2-3 बार देखिए और कीजिए, और कहीं और से आपको मिलता है तो वहां से देखिए। आज जो हमने आपको पढ़ा है वो बोर की 3 पोस्टुलेट्स पढ़ी है, और बोर की 3 पोस्टुलेट्स के साथ साथ रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट भी पढ़ा है। तो ये अपन ने आज की डेट में डिस्कस किया है। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों ही मैंने अपनी तरफ से कंप्लीट किए। मैं फिर बता रहा हूं कि बोर की 6 डेरिवेशंस हैं। कितने डेरिवेशंस हैं? 6, जिसमें से हम लोग ने आज सिर्फ पहला डेरिवेशन पढ़ा है। बाकी के 5 डेरिवेशन और हैं। 7 दिन इस चैप्टर में कम से कम लगते हैं। आज इसका 3rd लेक्चर था और ये तीसरे लेक्चर में काफी हद तक कवर अप हुआ है। फुल डेरिवेशन ओरिएंटेड चैप्टर है, पूरा डेरिवेशन बेस्ड चैप्टर, डेरिवेशन ओरिएंटेड है। तो डेरिवेशंस को आप अच्छी तरीके से पकड़ बनाते हुए बार-बार वीडियो को देखते हुए कीजिए, रफली कीजिए, आपको ये आ जाएंगे। तो ये रहा था आज का लेक्चर हमारा। तो कल जो हम स्टार्ट करेंगे वो वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट से स्टार्ट करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए बहुत है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।